हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप फरवरी मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स का पहला वाला लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट 2 है। इसमें हम उन सभी सर्कुलर्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम पार्ट 1 में नहीं डिस्कस कर पाए हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिए। दोनों ही लेक्चर का जो कंबाइंड पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 22 फरवरी 2024 का है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है और इसको समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का जो डेडलाइन है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को बेसिकली 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है क्या। देखिए, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन में सबसे पहले तो ये इक्वलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो इक्वलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि दो चीज़ों को इक्वल किया जाता है। दो चीज़ों के बीच में जो डिस्पैरिटीज रहता है, जो डिफरेंसेस रहता है, उसको बैलेंस किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि हमारे देश का कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, उसको किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो जाहिर सा बात है कि अगर वो किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको वो पहले मैन्युफैक्चर करेगा। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए। तो वो लेट्स से कि बैंक में जाता है और बैंक से मान लीजिए कि उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और उसके ऊपर बैंक उससे 10% पर एनम के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई दूसरा देश है, वहां पे कोई एक्सपोर्टर है और वो भी सेम गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर को, जो दूसरे देश का एक्सपोर्टर है, उसको अपने बैंक से जो लोन मिला है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो 8% पर एनम के रेट के हिसाब से मिला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे देश का जो एक्सपोर्टर है उसका जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो अगर हम दूसरे देश के एक्सपोर्टर के मुकाबले में कंपेयर करें तो ज़्यादा है। इसीलिए हमारे देश के एक्सपोर्टर के द्वारा जो गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है उसका जो प्राइस रहता है वो दूसरे देश के एक्सपोर्टर के गुड्स के मुकाबले में, सेम गुड्स का हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सा बात है कि अगर हमारा गुड्स का प्राइस ज़्यादा रहेगा और किसी दूसरे देश के एक्सपोर्टर का गुड्स का प्राइस कम रहेगा तो उसका सामान ज़्यादा बिकेगा, राइट। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है उसको बैलेंस करने के लिए, जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसको इक्वल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत होता क्या है, इस स्कीम के तहत हमारे देश के अंदर जो एक्सपोर्टर है उसको सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे, उसको डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट पे जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन के ऊपर। सबसे पहले थोड़ा सा हम इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को देख लेंगे, उसके बाद फिर हम इस पर्टिकुलर सर्कुलर को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 1 अप्रैल 2015 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत जो एक्सपोर्टर्स है उसको प्री और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है इंडियन रुपीस में डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पे प्री और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट है क्या, उसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, मान लीजिए कि कोई एक्सपोर्टर है, उसको गुड्स का एक्सपोर्ट करना है, तो जाहिर सा बात है कि गुड्स को दूसरे देश में भेजने से पहले उसको गुड्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या फिर कहीं दूसरे जगह से खरीदना होगा, तभी तो वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे गुड्स को दूसरे देश में भेजने से पहले उसके द्वारा गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए पैकेजिंग के उद्देश्य से बैंक से जो क्रेडिट फैसिलिटी अवेल किया जाता है वो प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एक्सपोर्टर है जिसने कि गुड्स को किसी दूसरे देश में भेज दिया, उसने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन उसने जिसको गुड्स बेचा है उस बायर ने अभी तक इसको पैसा नहीं दिया है, जो एक्सपोर्टर है उसको पैसा नहीं दिया है। तो जब तक इसके पास पैसा आएगा तब तक कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है उसके उद्देश्य से इसके पास पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे अब इसके द्वारा जो बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी अवेल किया जाता है वो क्या कहलाता है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट कहलाता है। समझ में आ गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2015 को इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया था
प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए एक्सपोर्टर्स को इंडियन रुपीस में सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इस स्कीम को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था तो इनिशियली इसको 5 साल के लिए लॉन्च किया गया था। 31 मार्च 2020 तक के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। हालांकि उसके बाद इस स्कीम को बहुत बार एक्सटेंड किया गया है। कोविड-19 पैंडेमिक के समय में तो इस स्कीम को 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके बाद भी बहुत बार इसको एक्सटेंड किया गया है, इसके लिए फंड एलोकेट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे इस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है। अलग अलग जो पब्लिक और नॉन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिसके द्वारा एक्सपोर्टर्स को प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके साथ मिल करके आरबीआई इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है। अगर हम बात करें मॉनिटर करने के बारे में, तो इस स्कीम को मॉनिटर किया जाता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि डीजीएफटी के द्वारा, और आरबीआई और डीजीएफटी दोनों मिल करके कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के हिसाब से उसके थ्रू इस स्कीम को मॉनिटर करता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे से सलाह करके इस स्कीम को मॉनिटर करता है। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्कीम का उद्देश्य क्या है। ये स्कीम मदद करता है हमारे देश के अंदर जो आइडेंटिफाइड एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको इंटरनेशनली कम्पिटिटिव बनाने में। अब जाहिर सा बात है कि अगर हमारे देश के एक्सपोर्टर को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक से लोन मिलेगा तो उसके द्वारा जो प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा और उसका जो प्राइस होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकेगा, राइट। तो ये स्कीम मदद करता है आइडेंटिफाइड एक्सपोर्ट सेक्टर को इंटरनेशनली कम्पिटिटिव बनाने में, और यहाँ पे ये स्कीम मदद करता है हमारे देश का जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है उसको एक अलग लेवल पे ले जाने में, जो वॉल्यूम है एक्सपोर्ट का उसको बढ़ाने में। ठीक है, इन सब के अलावा देखिए ये जो स्कीम है वो मेनली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसके लिए है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर का मतलब क्या हो गया, ऐसा सेक्टर जिसमें कि मैनुअल लेबर का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, जो ह्यूमन है उसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, तो ये सब लेबर इंटेंसिव सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कीम मेनली लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए है। टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, इसके बाद आपका हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो गया, तो इन सब के लिए है। अब देखिए यहाँ पे जो भी एलिजिबल एक्सपोर्टर होता है वो किस तरीके से ये जो स्कीम है पूरा IES स्कीम, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, उसके तहत बेनिफिट अवेल कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी एलिजिबल एक्सपोर्टर होता है उसको एक्सटर्नल ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट अवेल करना पड़ता है, जिस सर्टिफिकेट के थ्रू बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे क्लेरिफाई होता है कि जो एक्सपोर्टर है वो एलिजिबल है इस स्कीम के तहत बेनिफिट के लिए। तो जो एलिजिबल एक्सपोर्टर है उसको एक्सटर्नल ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट अवेल करना पड़ता है। फिर इसको ये सर्टिफिकेट जिस बैंक से भी इसने क्रेडिट अवेल किया है उस बैंक के पास सबमिट करना पड़ता है बेनिफिट क्लेम करने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो बैंक है ये उस एलिजिबल एक्सपोर्टर को जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का बेनिफिट है वो प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इसके बाद ये क्या करता है, इसके बाद ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो रीइंबर्समेंट होता है, रीपेमेंट होता है, उसके लिए क्लेम करता है। देखिए जाहिर सा बात है कि बैंक अपने पॉकेट से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक्सपोर्टर को लोन क्यों देगा, तो यहाँ पे पहले वो एलिजिबल एक्सपोर्टर को जो IES का बेनिफिट है वो प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रीइंबर्समेंट के लिए, रीपेमेंट के लिए क्लेम करता है। और ये किस बेस पे, किस आधार पे RBI से रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम करता है, तो एक्सपोर्टर के द्वारा जो एक्सटर्नल ऑडिटर सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड किया गया है उसके आधार पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी इस स्कीम के तहत जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है वो 2% के रेट के हिसाब से किया जाता है प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के ऊपर, जो कि मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे जो मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है वो बेसिकली क्या करता है, गुड्स को पहले वो कहीं और से बाय करता है और फिर उसको कहीं और सेल करता है। गुड्स को उसने बाय कर लिया, फिर उसने उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दिया। और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जो होता है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद वो उसको एक्सपोर्ट करता है। ठीक है,
तो जो मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है उसके द्वारा जो प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट लिया जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट का रेट अभी क्या है 2% के रेट के हिसाब से बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है जिसने कि 2 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया है और बैंक इसके ऊपर 10% के रेट के हिसाब से 10% पर एनम के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को 10% इंटरेस्ट रेट का बर्डन नहीं झेलना पड़ेगा, उसको बस यहाँ पे 8% इंटरेस्ट रेट का बर्डन झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस स्कीम के तहत 2% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के द्वारा जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उन सब के ऊपर ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो स्पेसिफाइड 410 HS लाइन्स है, आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो गुड्स होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए हर जो ईच प्रोडक्ट ऑफ कैटेगरी जो होता है, प्रोडक्ट का कैटेगरी होता है, उसको एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हार्मोनाइज सिस्टम बोला जाता है HS, ठीक है, और इसको टैरिफ लाइंस भी बोला जाता है। तो जो स्पेसिफाइड 410 HS लाइंस है, जो स्पेसिफाइड 410 टैरिफ लाइंस है, एकदम आसान शब्दों में कहूँ तो जो 410 प्रोडक्ट का कैटेगरी है उसमें जितना सारा भी प्रोडक्ट आता है उन सबको एक्सपोर्ट करने के ऊपर ही मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को 2% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत। समझ में आ गया? लेकिन अगर एक्सपोर्टर MSME है, मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरर है, तो इस केस में ये जो बेनिफिट का रेट है वो कितना है? 3% है। तो इस बात को याद रखिएगा। नॉर्मल मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के केस में जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट का रेट है वो क्या है? 2% है। MSME मैन्युफैक्चरर के केस में जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का रेट है वो कितना है? 3% है। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने बात किया था कि मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के द्वारा जो स्पेसिफाइड 410 HS लाइंस है उसके तहत जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा उसके ऊपर ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन MSME मैन्युफैक्चरर के केस में ऐसा नहीं है। जो MSME मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा किसी भी HS लाइन के तहत कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा उसके ऊपर उसको ये बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है इसको हम एक बार और देखने वाले हैं जब हम सर्कुलर पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम सीधा आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। ठीक है, देखिए मार्च 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है उसको 31 मार्च 2024 तक उस स्कीम को बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। तो यहाँ पे अभी भारत सरकार ने क्या किया है? यहाँ पे अभी भारत सरकार ने ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, इस स्कीम को RBI ने अब 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि अब ये स्कीम 30 जून 2024 तक चलेगा। और यहाँ पे इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का रेट है वो क्या है? 2% है। मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक्सपोर्टर के द्वारा स्पेसिफाइड 410 HS लाइंस के तहत जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा उसके ऊपर 2% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। और MSME मैन्युफैक्चरर के केस में जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का रेट है वो कितना है? 3% है। 3% टू द MSME मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टिंग अंडर एनी HS लाइन, किसी भी HS लाइन के तहत कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है MSME मैन्युफैक्चरर के द्वारा तो उसके ऊपर 3% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, इस सर्कुलर में बस ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया गया, इस स्कीम को जून 2024 के लिए वैलिड कर दिया गया है। इस बात को भी याद रखिएगा कि ये स्कीम मार्च 2024 में खत्म होने वाला था, तो अभी इसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो सिर्फ यही फैसला नहीं लिया गया है, इसके अलावा भी RBI ने इस स्कीम के अंदर, यहाँ पे जो सरकार है भारत सरकार, उसने इस स्कीम के अंदर कुछ मॉडिफाई किया है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से जिस भी बैंक ने इस स्कीम के तहत जो लोन दिया है उस लोन के ऊपर उसके द्वारा जो एवरेज इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है वो एवरेज इंटरेस्ट रेट रेपो रेट प्लस 4% से ज़्यादा है, बिना सब्सिडी का रेपो रेट प्लस 4% से ज़्यादा है, तो इस केस में उस बैंक को कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है
मान लीजिए कि रेपो रेट अभी 6% चल रहा है और प्लस 4%, कितना हो गया, 10% हो गया। लेकिन कोई बैंक है वो 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, जो इस स्कीम के तहत बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है उसको हटा करके वो 12% जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज कर रहा है। तो इस केस में वो जो बैंक है वो तो उसका उल्लंघन कर रहा है, रेपो रेट प्लस 4% जो यहाँ पे क्राइटेरिया उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इस केस में उसको कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो असेसमेंट किया जाएगा उसके आधार पे जो DGFT है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो यहाँ पे वैसे बैंक को आइडेंटिफाई करेगा जिस बैंक के द्वारा ये वाला जो प्रोविज़न है उसको ब्रीच किया गया है। और यहाँ पे वैसे बैंकों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और कब तक उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जब तक कि वो DGFT को अंडरटेकिंग ना दे दे जिसमें कि वो इस बात को इंश्योर करे कि आगे से ये जो रेपो रेट प्लस 4% वाला नियम है उसका वो पालन करेगा और भी जो नियम है उसका वो पालन करेगा। हालांकि मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, उसने इस नियम का उल्लंघन किया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया इस स्कीम में ऐड होने से। अब उसने अंडरटेकिंग दे दिया है लेकिन उसके बाद भी उसके द्वारा ये जो नियम है उसका ब्रीच किया जा रहा है, तो यहाँ पे इस केस में उस पर्टिकुलर बैंक को इस स्कीम से हमेशा के लिए बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, समझ में आ गया। तो पहला फैसला तो ये लिया गया था रेपो रेट प्लस 4% वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और फैसला लिया गया है, इस स्कीम के तहत जो सबवेंशन अमाउंट है, जो सब्सिडी अमाउंट है, उसके ऊपर कैप लगा दिया गया है। देखिए, अगर भारत में कोई कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करना चाहता है, इंपोर्ट करना चाहता है, तो उसको एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जो एनुअल नेट सबवेंशन अमाउंट होगा वो मैक्सिमम 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जो एक इंडिविजुअल एक्सपोर्टर है उसको इस स्कीम के तहत मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का ही बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। और देखिए, इसके बारे में जो DGFT है उसने बहुत पहले ही मई 2023 में ही जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है और जो बैंक्स है उसको इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, और ये जो यहाँ पे 10 करोड़ रुपया वाला कैप है, इसको ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2023 से जो डिसबर्समेंट है वो शुरू हो गया था। इन सब के अलावा जो भी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को लेकर के सर्कुलर है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया, जो भी प्रोविजंस है वो ऐसे ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। एप्लीकेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है एक्सक्लूडिंग RRBs, जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, एग्जिम बैंक है, इन सब के ऊपर ये सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। मेनली 3 चीज़ें बताया गया है। सबसे पहला तो ये है कि जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है उसको 30 जून 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरा ये है कि अगर कोई बैंक रेपो रेट प्लस 4% से ज़्यादा उसका एवरेज इंटरेस्ट रेट रहता है इस स्कीम के तहत उसके द्वारा जो लोन ग्रांट किया गया है उसके ऊपर, तो उसको कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। और तीसरा क्या है कि इस स्कीम के तहत एक इंडिविजुअल एक्सपोर्टर को मैक्सिमम 10 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, दूसरे सर्कुलर को देखें। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 22 फरवरी 2024 का है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे शामिल कर दिया गया है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंदर। तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहला तो ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है क्या। डोंट वरी, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि हमें ये वाला सर्कुलर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला चीज़ हम ये देखेंगे कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है। दूसरा हम ये देखेंगे कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क होता क्या है। ठीक है, फिर हम इस सर्कुलर के ऊपर आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL के बारे में, तो अप्रैल 2001 में क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक सेंट्रल काउंटर पार्टी के तौर पे काम करता है। ये क्या करता है, हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, फॉरेन एक्सचेंज में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, मनी मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होता है, उसको ये क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का हम बात करते हैं,
मान लीजिए कि एक कोई बैंक है, उसने 1 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदा किसी दूसरे बैंक से, तो यहाँ पे जो CCIL है वो आगे आता है और वो इस ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट का गारंटी लेता है। वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो बायर है उसके पास बॉन्ड्स आ जाए, जो सेलर है उसके पास फंड आ जाए। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। फॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शन होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन को ये क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोवाइड करता है। मनी मार्केट के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि इंटर बैंक लेंडिंग हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू किया जाता है, कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है। मान लीजिए कि 2 बैंक हैं, दोनों बैंक के बीच में इंटर बैंक लेंडिंग हुआ है, एक बैंक ने दूसरे बैंक से लोन लिया है, तो यहाँ पे CCIL सामने आता है। वो इस बात को इंश्योर करता है कि जिस बैंक ने लोन लिया है, जिस बैंक ने लोन दिया है, उस बैंक को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल जाए। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर किया जाता है CCIL के द्वारा। आई होप आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है, क्या करता है। ये अप्रैल 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये सेंट्रल काउंटर पार्टी के तौर पे काम करता है। हमारे देश में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है, फॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रांजेक्शन होता है, मनी मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है, उसको ये क्लियर और सेटल करने का काम करता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के बारे में, फिर वापस से हम अपने इस सर्कुलर के ऊपर आएंगे। देखिए, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क बेसिकली और कुछ भी नहीं, एक डेटा शेयरिंग सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आसान तरीके से जो फाइनेंशियल डेटा है उसको अलग अलग पार्टीज के साथ शेयर किया जाता है फाइनेंशियल इकोसिस्टम में। फाइनेंशियल डेटा का क्या मतलब है, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया तो उससे जुड़ा हुआ डेटा, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ डेटा, आपका म्यूचुअल फंड है उससे जुड़ा हुआ डेटा, इंश्योरेंस है उससे जुड़ा हुआ डेटा। तो ये जो फाइनेंशियल डेटा होता है उसको अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंदर आसान तरीके से अलग अलग पार्टीज, जिस पार्टी को इस डेटा का जरूरत है उसके साथ शेयर किया जाता है। अब अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंदर प्राइमरी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 पिलर हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर पहला, दूसरा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर और तीसरा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो तीनों को देखते हैं हम। सबसे पहला है अकाउंट एग्रीगेटर। तो अकाउंट एग्रीगेटर बेसिकली और कुछ भी नहीं है, ये एक नए क्लास का NBFC है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एक NBFC होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये जो अकाउंट एग्रीगेटर होता है ये करता क्या है, तो ये इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है। ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से, जिसके पास हमारा और आपका फाइनेंशियल डेटा है, जैसा कि हमने बात किया कि जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है उसके अंदर 3 पिलर है, अकाउंट एग्रीगेटर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। तो जो अकाउंट एग्रीगेटर है वो क्या करता है, जो कि बेसिकली NBFC है, वो क्या करता है, वो इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है। ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर रहता है, जिसके पास हमारा और आपका फाइनेंशियल डेटा रहता है, वैसा बैंक जिससे आपने लोन लिया हुआ है, वैसा इंश्योरेंस कंपनी जिससे आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो उन सब से ये डेटा कलेक्ट करने का काम करता है और फिर ये उन डेटा को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर के साथ शेयर करने का काम करता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर क्या हो गया, ये भी क्या है, अकाउंट एग्रीगेटर के अंदर एक फ्रेमवर्क, एक पिलर है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर होता है, बेसिकली लेंडिंग बैंक्स होता है, एजेंसीज होता है, जो कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप किसी बैंक से लोन लेने के लिए गए, अब जाहिर सा बात है कि वो बैंक आपको कब लोन देगा, जब आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट हिस्ट्री पता करने के लिए उसके पास आपका फाइनेंशियल डेटा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर क्या करता है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से डेटा को कलेक्ट करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर के साथ शेयर करने का काम करता है। समझ में आ गया अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या है। तो यहाँ पे जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसको जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है उसके अंदर एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम अपने सर्कुलर के ऊपर। अब आपको ये सर्कुलर आसानी से समझ में आ जाएगा, बस एक और टर्म है जो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, नवंबर 2021 से पहले क्या होता था, अगर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना है तो जो पूरा प्रोसेस था ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना है तो उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर निर्भर होना पड़ता था, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड हो गया, ब्रोकर हो गया। तो नवंबर
12 नवंबर 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आसानी से और डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकता है। ठीक है, इस स्कीम के तहत क्या होता है, इस स्कीम के तहत इंडिविजुअल्स का आरबीआई के पास एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन होता है और इस अकाउंट के थ्रू वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकता है। ये जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट होता है जो आरबीआई के पास ओपन रहता है, तो इस अकाउंट के थ्रू कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट तक एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे देखिए दोनों ही मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, दोनों ही मार्केट तक वो एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, नए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है सरकार के द्वारा ऑक्शन के थ्रू। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली इन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके अपना रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट के थ्रू जो नया इशूड सिक्योरिटीज है उसको परचेस कर सकता है। और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहले वाला इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसका ट्रेडिंग होते रहता है इन्वेस्टर्स के बीच में। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सेकेंडरी मार्केट में भी जो सिक्योरिटीज है उसको बाय कर सकता है, सेल कर सकता है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट के थ्रू। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस स्कीम के तहत जो इंडिविजुअल्स है उसका रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन होता है और इस अकाउंट के थ्रू वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट तक आसानी से एक्सेस कर सकता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट तक भी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स के रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उससे जुड़ा हुआ जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको गैदर करने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे शामिल कर दिया गया है। जैसा कि हमने बात किया था कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या करता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है उसको क्लियर और सेटल करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अब क्या करेगा, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उससे जुड़ा हुआ जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ये कलेक्ट करेगा, उसको ये गैदर करेगा और फिर उन सब इंफॉर्मेशन को ये अकाउंट एग्रीगेटर को देने का काम करेगा। फिर अकाउंट एग्रीगेटर उन इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर को देने का काम करेगा। समझ में आ गया पूरा सर्कुलर आसानी से। और देखिए यहाँ पे जो 2016 का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर रिजर्व बैंक का मास्टर डायरेक्शन है, तो उसको भी यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का मीनिंग है, जिसमें कि कुछ दिनों पहले सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को शामिल कर दिया गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी शामिल कर दिया गया है। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या करेगा, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उससे जुड़ा हुआ जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ये प्रोवाइड करने का काम करेगा अकाउंट एग्रीगेटर को। फिर अकाउंट एग्रीगेटर क्या करेगा, फिर अकाउंट एग्रीगेटर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर है उनके साथ उन इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम करेगा। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें तो जो भी रेगुलेटेड इंटिटीज हैं उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। तो सिंपली क्या किया गया है, जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, CCIL है, उसको अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंदर एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे शामिल कर दिया गया है। समझ में आ गया। आगे बढ़ें, दूसरे सर्कुलर को देखें और शायद 1-2 सर्कुलर बचा हुआ है, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहला सर्कुलर जो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 23 फरवरी 2024 का है। यहाँ पे इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है, क्योंकि उसी को लेकर के ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर है वो है। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन है उसको यहाँ पे अमेंड किया गया है। तो देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आपका जो फ़ोन पे का वॉलेट है, जो आपका पेटीएम का वॉलेट है, उसके बाद जो मेट्रो कार्ड होता है, जो बहुत सारे कंपनीज़ में आपने देखा होगा कि कैंटीन कार्ड होता है, उसमें पहले से आपको पैसा डालना पड़ता है और फिर उसका इस्तेमाल करके आप कैंटीन में जो भी चाहें आप खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है।
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है, इसमें पहले से वैल्यू स्टोर्ड रहता है, इसमें पहले से पैसा स्टोर्ड रहता है और फिर इसका इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज को परचेस किया जाता है। तो जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जो पीपीआईज होता है, ये फिजिकल कार्ड्स भी हो सकता है, जैसे कि हमने बात किया कैंटीन कार्ड हो गया, मेट्रो कार्ड हो गया, और ये डिजिटल वॉलेट भी हो सकता है, फोन पे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट। तो यहाँ पे इसमें क्या किया जाता है, एडवांस में जो फंड है वो लोड किया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन किया जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो बैंकों के द्वारा जो पीपीआईज इशू किया जाता है तो वो आरबीआई के अप्रूवल या ऑथराइजेशन के बाद ही इशू किया जाता है। पहले बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकता है। और यहाँ पे जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है वो दो टाइप का होता है, एक है स्मॉल पीपीआईज और एक है फुल केवाईसी पीपीआईज। अगर हम स्मॉल पीपीआईज के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है ये बैंक और नॉन बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, और जिसके लिए ये इशू किया जा रहा है, जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर है, तो उसके मिनिमम डिटेल्स ऑब्टेन करने के बाद इसको इशू किया जाता है। मिनिमम डिटेल्स में क्या क्या आता है, जो पीपीआई होल्डर है उसका मोबाइल नंबर जो कि वेरीफाइड होना चाहिए ओटीपी से, एक उसका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का। तो ये सब बेसिकली मिनिमम डिटेल्स होता है। तो बैंक और नॉन बैंक किसी पीपीआई होल्डर के मिनिमम डिटेल्स को ऑब्टेन करने के बाद स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करता है। अब देखिए, ये जो पीपीआई होता है, जो स्मॉल पेमेंट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को परचेस किया जा सकता है। उसका इस्तेमाल करके ना ही तो आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही तो आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और स्मॉल पीपीआईज को इस्तेमाल करके आप हर जगह पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हर जगह पे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। जो आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशन या एस्टेब्लिशमेंट है जिसके साथ आपके बैंक के द्वारा जो पीपीआई इशू किया गया, जिस भी बैंक के द्वारा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि वो पर्टिकुलर जो मर्चेंट लोकेशन है या जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उस पर्टिकुलर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को एज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करेगा, तो सिर्फ वहीं पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ में आ गया स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। इसके बाद एक है फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, ये बैंक और नॉन बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। ये तब इशू किया जाता है, बैंक और नॉन बैंक पहले जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर है उसका जो कंप्लीट नो योर कस्टमर है, उसके बाद ही ये पीपीआई होल्डर को इशू किया जाता है। ठीक है, तो जो पीपीआई होल्डर का नो योर कस्टमर कंप्लीट होता है उसके बाद ही बैंक और नॉन बैंक के द्वारा ये जो फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो इशू किया जाता है। और देखिए, यहाँ पे इस तरह के फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके आप गुड्स और सर्विसेज तो परचेस कर ही सकते हैं, साथ ही में आप इसका इस्तेमाल करके फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं और कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा पॉपुलेशन है जो कि डेली बेसिस पे ट्रैवल करता है, जॉब के पर्पस से, एजुकेशन के पर्पस से। एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो कि डेली बेसिस पे ट्रैवल करता है, और वैसा जो ट्रैवलर रहता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर, हमारे देश का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो बसेस है, जो ट्रेन्स है, जो मेट्रोस है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। तो यहाँ पे जो कम्यूटर्स है, जो ट्रैवलर्स है, उनको यहाँ पे जो पेमेंट किया जाता है उनके द्वारा ट्रांजिट सर्विसेज के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, वो स्पीड हो सके, उस उद्देश्य से वो चीपर हो सके और वो सेफ हो सके, सेफली पेमेंट किया जा सके, इस उद्देश्य से यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, यहाँ पे आरबीआई ने जो भी ऑथराइज बैंक और नॉन बैंक पीपीआई इशूअर है जो कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, उसको आरबीआई ने परमिट कर दिया है कि वो अब अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वहाँ पे पेमेंट किया जा सके, उसके लिए अब वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी बैंक नॉन बैंक पीपीआई इशूअर है, ऑथराइज बैंक और नॉन बैंक पीपीआई इशूअर है, वो अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पेमेंट किया जा सके, उसके लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है, जिसका इस्तेमाल करके जो कम्यूटर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं,
वैसे लोग जो डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं उसका इस्तेमाल करके वो बसेस में, ट्रेन्स में, मेट्रोस में पेमेंट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे फैसला लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को लेकर के मास्टर डायरेक्शन है उसको यहाँ पे अपडेट किया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये इंस्ट्रक्शंस है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 18 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के तहत इशू किया गया है। जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। एप्लीकेबिलिटी का अगर हम बात करें तो जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स है, बैंक्स है, नॉन बैंक्स है, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। जो भी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स है उसके ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 27 फरवरी 2024 का है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर जो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ को अपॉइंट किया जाता है, रीअपॉइंट किया जाता है, तो उसको लेकर के ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होता क्या है। देखिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैलेंस शीट में जो बैड एसेट रहता है उसको ये बाई करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो बैलेंस शीट है उसको क्लीन करने का काम करता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है वो जो बैड लोन्स रहता है उसको खरीदने का बिजनेस करता है। ठीक है, समझ में आ गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होता है। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सरफेसाई एक्ट 2002 है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, तो उसके सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 और आरबीआई का जो सर्कुलर है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर के, तो उसके हिसाब से अभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए ये अनिवार्य है कि वो जब भी किसी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ को अपॉइंट या रीअपॉइंट करे तो उसके पहले वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल ले। आरबीआई के प्रायर अप्रूवल के बाद ही वो किसी भी डायरेक्टर, एमडी या सीईओ को अपॉइंट या रीअपॉइंट कर सकता है। अब यहाँ पे क्या फैसला लिया गया उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा इंफॉर्मेशन सबमिट किया जाता है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे एक फॉर्म जिसमें कि जिस भी कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा रहा है उसका जरूरी जानकारी फर्निश किया जाएगा और एप्लीकेशन के साथ जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे आरबीआई ने एनेक्स 1 और एनेक्स 2 के अंदर बताया है। तो यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बोला गया है कि वो जब एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा तो वो एनेक्स 1 के साथ होना चाहिए और साथ ही में एनेक्स 2 के अंदर जो डॉक्यूमेंट मेंशन है उसके साथ उसको ये जो एप्लीकेशन है ये सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर्कुलर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एप्लीकेशन इसके द्वारा सबमिट किया जाएगा अलॉन्ग विथ एनेक्स 1 एंड द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन एनेक्स 2, तो वो कब किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जब कोई वैकेंसी अराइज होगा, कोई एमडी है, सीईओ है या डायरेक्टर है, उसका टेन्योर खत्म होने वाला है, तो जिस डेट को उसका टेन्योर खत्म होगा उसके कम से कम 90 डेज पहले जो एआरसी है उसको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा आरबीआई को। और यहाँ पे अगर किसी भी डायरेक्टर या एमडी या सीईओ को जो एआरसी है वो अपॉइंट करना चाहता है या फिर अपॉइंट करना चाहता है, तो जिस डेट को अपॉइंट या रीअपॉइंट करना चाहता है उसके 90 डेज पहले एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आरबीआई को एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। यही इस पूरे सर्कुलर में बोला गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगर रिजर्व बैंक चाहे तो रिजर्व बैंक एडिशनल इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट का डिमांड कर सकता है किसी भी एआरसी के एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए अगर ज़रूरी होगा तो। और ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है। एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जितना भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उसके ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट सर्कुलर था जिसको हमने डिस्कस किया है। आई होप जितना सारा भी सर्कुलर आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कन्फ्यूजन रहने से पहला चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि उसको आप रिपीट करके देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में अपना डाउट हमें बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।